सुंदर पिचाई, CEO ऑफ गूगल। सत्य नदेला, CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। शांतनु नारायण, CEO ऑफ अडोब। अरविंद कृष्णा, CEO ऑफ IBM। पता है इन सब में कॉमन क्या है? कि ये सब वो इंडियंस हैं जिनका बर्थ तो इंडिया में हुआ था, लेकिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ये सब बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए अब्रॉड चले गए और कभी वापस नहीं आए। और आज ये सभी बल्कि टॉप मोस्ट कंपनीज में CEOs हैं। और Indian-born economist was promoted as the first deputy managing director of the IMF. They've both added their names to a growing list of Indians serving at the very top of prominent global organizations. और बस यही नहीं, ऐसे ही लाखों टैलेंटेड इंडियंस हैं जो कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में इंडिया से डेवलप कंट्रीज की ओर चले गए और कभी वापस नहीं आए। The number of Indians who became permanent residents of Canada was 39,000. In 2019, that figure jumped to over 80,000. That's an increase of more than 105%. ऐसे स्किल्ड और टैलेंटेड ब्रेन्स के कंट्री से बाहर जाने को ही कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। Brain drain is simply the emigration of a number of highly trained and skilled people to a different country. Back, an Indian-born techie replaced Jack Dorsey as CEO of Twitter. Or do they represent lost Indian talent? There are some instances in which some countries have been able to flip the situation and get people to come back. ईयर 1757 जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल जस्ट शुरू होता है और यहीं से पहली बार इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर का एक्सपोजर मिलता है और इससे लोगों को ये लगने लगता है कि वेस्ट के लोगों की लिविंग कंडीशन हमसे ज्यादा अच्छी है, वो हमसे ज्यादा वेल सिविलाइज्ड और वेल एजुकेटेड है। और इसमें एक बड़ा बूस्ट तब आता है जब हायर इनकम ग्रुप्स के लोग अपने बच्चों को हायर स्टडीज के लिए ब्रिटेन भेजने लगे। और उस टाइम ब्रिटेन में हायर स्टडीज करने का ट्रेंड इतना ज्यादा था कि आप चाहे जितने भी एजुकेटेड फ्रीडम फाइटर देख लीजिए, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, इन सभी ने अपनी हायर स्टडीज ब्रिटेन से ही की थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों आजादी के इतने सालों बाद अभी तक ये ब्रेन ड्रेन ऐसे ही चलता जा रहा है। तो आइए आज ब्रेन ड्रेन के पीछे छुपे सभी रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं। लोगों के इंडिया छोड़कर जाने के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से पहला है इनकम गैप। इंडिया के कंपैरिजन में डेवलप्ड कंट्रीज में वेज रेट बहुत हाई है। Wages in the context of purchasing power parity. Compare the average wage in America versus that in India. In academics, you earn 6 times in America compared to what you earn in India. In the IT sector, more than double. In management, more than 3 times. So clearly, money is a factor. दूसरा बेटर लिविंग कंडीशन। इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर जाने वालों में एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और हायर इनकम ग्रुप के लोग भी शामिल हैं। 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks number 1 when it comes to the migration of the rich and the educated. It accounts for a cosmic 65% of the global share, way ahead of China and the Philippines. क्या इन लोगों को किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी? नहीं। तो फिर ये इंडिया छोड़कर क्यों गए? The answer is that simple. Europe like Western countries में ह्यूमन की लिविंग कंडीशन लाइक हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारी ही चीजें इंडिया के मुकाबले बहुत बेहतर है। Then we have social security and quality of life, better roads, hospitals, schools. Take Canada for instance. थर्ड, एम्प्लॉयबिलिटी। अब तक आपको ये लगता होगा कि अगर कोई IIT, IIM जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस से डिग्री हासिल कर ले तो उसे एम्प्लॉयमेंट मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सच क्या आपको पता है? News coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. Some 2,000 students had registered for placement,
More than 700 are yet to get a job. और बस यही नहीं, ऐसी हजारों रीजंस है कि वजह से लोग इंडिया छोड़कर डेवलप कंट्रीज की ओर चले जाते हैं। Labor from developing countries to the developed world. Why does this happen? Mostly due to conflict, political instability, lack of opportunity or health concerns. जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो ब्रेन्स इंडिया में सर्व करके इंडिया की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले थे, आज वो किसी दूसरे देश में सर्व करके वहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स जो इंडिया के लिए ब्रेन ड्रेन है, वही यूएसए लाइक किसी और कंट्री के लिए ब्रेन गेन For है। decades, the West has benefited from brain gain. लेकिन क्या इंडिया अपने स्किल्ड और टैलेंटेड यूथ को इंडिया से बाहर जाने से रोक सकता है? इंडिया में एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके पीछे एक मिडिल क्लास इंसान अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा देता है, और इतना सारा मनी, टाइम, एफर्ट इन्वेस्ट करने के बाद मिलता क्या है? एक सो कॉल्ड डिग्री जो आपको एक जॉब भी नहीं दिला सकती। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हुए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे। मैंने बहुत मेहनत किया। मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊँगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। और अब उस स्टूडेंट के पास एक लास्ट ऑप्शन क्या बचता है कि वो हायर स्टडीज और एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर If जाए। we talk about education, India has come a long way. It has ensured that almost every child goes to primary school, and that's no mean feat. But higher education is still a challenge. We have some stellar institutions like the IITs and the IIMs, but none of them appear in the list of top global universities. A lot of good colleges in India also have skyrocketing cutoffs. So students leave to study abroad to land better paying jobs. And these are expensive degrees, but they attract hundreds of thousands of Indian students. पहला काम तो यही किया जाता है कि उन स्टूडेंट्स को इंडिया के अंदर ही बेहतर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दिलाया जाए, ताकि उन्हें इंडिया को छोड़कर जाना ही ना पड़े। अब वैसे तो ऐसी थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स हैं जिन्हें ब्रेन ड्रेन को कम करने के लिए किया जा सकता है। बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज, ग्रीन एनवायरनमेंट, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो ऑन। लेकिन इन सारी चीजों से पहले एक ऐसी चीज है जिसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज करप्शन। बंगाल में हर रोज एक नया स्कैम दिखने को मिलता है। कभी चिट फंड स्कैम, कभी एजुकेशन स्कैम, कभी पीडीएस स्कैम। और उससे जब मन नहीं भरता है तो संदेश खाली में महिलाओं के साथ बर्बरता हो जाती है। ममता बनर्जी, बाकी की विपक्षी पार्टियों का भी। अब आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार फैक्शन ले लीजिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन ले लीजिए, समाजवादी पार्टी आरजेडी, सीपीआईएम, सब के सब चोर हैं। करप्शन और एक यही ऐसी प्रॉब्लम है जिसे अगर कंट्रोल कर लिया गया तो ये सारी चीजें अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन इम्तिहान नहीं हुआ। इम्तिहान हुई सर, लेकिन पेपर लीक हो गए। इम्तिहान तो होती है, लेकिन किसकी होती है? जब एग्जाम होने से 2 दिन पहले क्वेश्चन को रटा दिया जाता है सर, 20 से 25 लाख में बेच दिया जाता है सर। और हम जैसे गरीब छात्र फॉर्म भरने और किताब लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो हम लोग तो 25 लाख और 20 लाख कहाँ से दे पाएंगे सर? जिस दिन इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना छोड़कर देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू, उस दिन सही मायने में इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आप लास्ट तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।